दोस्तों नमस्कार। और आज मैं आपसे एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक है आरएस मुख्य परीक्षा में बहुत नवीनतम जोड़ा गया टॉपिक, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। नवीनतम मैंने इसलिए बोला है मित्रों कि हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी जो लोक प्रशासन को पढ़ते रहते हैं, लगातार लिखते रहते हैं, उनके लिए भी नवीनतम है। मतलब मेरे पास कम से कम सैकड़ों पुस्तकों में मैं देखता हूँ तो ये टॉपिक कहीं मिला ही नहीं है। केवल एक पुस्तक में थोड़ा सा डिटेल्स थी। हाँ, इस पे कुछ जर्नल्स लिखे हुए थे और हम लोग पहले इसको सिस्टम अप्रोच में ही पढ़ देते थे वहीं पे साथ में। चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, उससे भी मेरा बराबर मतलब उतना ही संपर्क रहा है एज ए सब्जेक्ट। तो उसमें जरूर हम टोलकट पार्सन का और जो दूसरा पूरा थीम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उसमें जरूर पढ़ते थे। और इसी तरह से चूंकि मैंने अभी इंटर प्रोग्राम्स चलाए तो मैंने बहुत सारे अन्य विषय पढ़े। उसमें समाजशास्त्र पढ़ा, उसमें ये बहुत पॉपुलर है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। तो लोक प्रशासन के लिए सच में एक नवीनतम है। और लोक प्रशासन की पुस्तकों में भी ये टॉपिक इतना नहीं है, लेकिन आरएएस मुख्य परीक्षा में एक जो थ्योरी वाला पार्ट है, क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और फिर बिहेवियरल थ्योरी और सिस्टम अप्रोच, और फिर उसमें दो टॉपिक और जुड़े हैं। एक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और एक है इकोलॉजिकल अप्रोच। ये दोनों बहुत क्लोजली जुड़ी हुई भी है। अब चूंकि ये जुड़े हुए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो डाले उसमें आप सबने इतने कमेंट्स लिखे कि सर मैं क्या क्या कह रहे हैं कि सर आप पूरे टॉपिक करवा दीजिए, पूरा आरएस का सिलेबस पर बैठ कर करवा दीजिए, कुछ कह रहे हैं नए टॉपिक करवा दीजिए। सच मायनों में ना तो ये पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से भी कभी झूठ नहीं बोलने का एक संकल्प लेता हूँ। पता नहीं निभा पाता हूँ नहीं निभा पाता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स में करवाता हूँ। तो उन्हें मैं बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक शॉर्ट फॉर्मेट में उन्हें उन विद्यार्थियों के लिए जो सीबी कैंपस ऐप पे नहीं जुड़ पाते हैं या जो मेरे क्लासरूम लाइव क्लासरूम में नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए मैं कुछ ये टॉपिक्स करा पाऊंगा। आप कहे कि पूरा क्यों नहीं, देखिए संभव ही नहीं है इतना लंबा मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आना। और फिर इसके पीछे कुछ वजह भी है। मतलब मैं इन्हें इतना तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ इस तरह की भी चीजें हैं कि मैं अ, इन्हें केवल ये कहना कि इस प्लेटफॉर्म पे डाल दो। और वैसे भी मैं आपको जहां तक समझ पाता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा ना ये सारा, तो इनकी गंभीरता ही नहीं लेंगे। मतलब मुझे पता है स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। और इसका एक उदाहरण मैंने एक बिहेवियर देखा कि जो जो वीडियोज मैंने किसी इस चीज पे कि ऐसा करना चाहिए, उसमें कुछ जोर ही नहीं आता, ये करना चाहिए, ज्ञान बांटना होता है। उस पे आप हजारों हजारों व्यूज और कमेंट्स आ रहे होते हैं। लेकिन जिस पे इतनी मेहनत होती है सब्जेक्ट के टॉपिक जो आपके सीधे काम के होते हैं जिनके लिए, और वो मैं अगर डिटेल से करूँ तो बिल्कुल नहीं देखते। और बहुत तेजी से मतलब एक शॉर्ट फॉर्मेट में डालता हूँ तो भी बहुत कम लोग आप देखते हो। तो मेरा ये भी है कि आप इन्हें पूरा देखा करें, स्पीड बिल्कुल न बढ़ाया करें, और अन्य साथियों को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि आपको पढ़ते तो हो ना, तो फिर मैं फिर कुछ और चीजों पे भी जो टॉपिक्स है उन पे भी मैं कुछ टॉपिक्स इस पे करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये तो बात हुई एक चीज। लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, ये देखने और समझने वाली बात है। तो इस टॉपिक को समझना मेरे लिए, मतलब जब मैं आपके लिए समझाने का प्लान कर रहा था, क्योंकि ये मैं डिटेल क्लास में सीबी कैंपस ऐप पे ले चुका हूँ, तो मैं जब इसका प्लान कर रहा था कि कैसे समझाया जाए तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल बना। क्योंकि किस तरह से इसे बताया जाए, तो फिर मैंने काफी होमवर्क करके एक फॉर्मेट डेवलप किया कि जिससे कि आप इसे समझ पाओ। क्यों? क्योंकि मूल रूप से स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो समाजशास्त्र में ये डेवलप होता है, सोशियोलॉजी में, उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में आता है, समाजशास्त्र में ये हर्बर्ट स्पेंसर लाते हैं, फिर अगस्त काम्टे है, फिर एमाइल दुर्खिम है, वो सब लोग इसकी बात करते हैं। और फिर मानव शास्त्र में आता है, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में आता है। और टोलकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन, ग्रेबिल आर्मन, डेविड एप्टर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया। क्या काम किया अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली 1955 में सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो, आपने सुना होगा, शायद आप पढ़ते होंगे। तो ड्वाइट वाल्डो कौन है? जो जो फर्स्ट मिल्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थे उसके नेतृत्व उन्होंने ही किया था। तो उन्होंने ये कहा कि हमें लोक प्रशासन को एक सोशल सिस्टम के तौर पर देखना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने उस रूप में नहीं कहा जैसे कि ये मॉडल है। अभी ये है क्या, वो अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में 1957 में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना होती है और रिक्स इसको लेके जो विकासशील देश है उनमें काम करते हैं, और रिक्स ने इसे काफी बड़े स्तर पर लिया पॉलिटिकल साइंस से और सोशियोलॉजी से। रिक्स ने कहा कि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, वो अध्ययन आप ऐसे नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते कि आप, चूंकि उस समय अमेरिका का ही लोक प्रशासन को दुनिया के सामने एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। तो विकासशील देश, अविकसित देश या तीसरी दुनिया के देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को आप अमेरिका के सापेक्ष में नहीं देख सकते। इसके लिए वहां के इकोलॉजी के सापेक्ष में देखना पड़ेगा, और साथ साथ में वहां की संरचनाओं को और प्रक्रियाओं को समझ करके एक अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। और इसी में वो एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल देते हैं, फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल देते हैं, उसकी मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो अन्य किसी जगह पे डिटेल से हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के पहली चीज ये होती है कि इस मॉडल का विकास समाजशास्त्र से होता हुआ मानव शास्त्र, मानव शास्त्र से होता हुआ राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान से होता हुआ एक तरह से एफ.डब्ल्यू. रिक्स इसे लोक प्रशासन में लेके आता है। मुझे लगता है इतनी बात सरल तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। कुछ अन्य साथी जो इस मत के समर्थक हैं, टोलकट पार्सन एक नाम, अगर ये भी एक नाम याद रह जाएगा काफी है, मतलब आप कनेक्ट कर लोगे। रॉबर्ट मर्टन, ग्रेवियल आर्मंड, डेविड एप्टर, ये कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, इतनी चीज जब आप याद कर लेंगे या समझ जाएंगे, तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि ये प्रशासन में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये बेसिकली सोशियोलॉजी या समाज के लिए इसका सबसे पहले अध्ययन हुआ। तो हमें भी उसी रूप में देखना चाहिए, फिर प्रशासन से इसको कनेक्ट करना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो समाजशास्त्र में विकसित हुई, वो ये हुई कि समाज को देखने का जो नजरिया है हमारा, वो हम अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग संरचनाओं को, अलग अलग भागों को तोड़ के देखते हैं, और वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे भाग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इनके आपस के काम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें इस होलिस्टिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ? समाज शास्त्रीय संकल्पना बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे इन्होंने कहा कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल मतलब है क्या, कि हम समाज को देखने का नजरिया हम मानव शरीर का जैसा है उससे हमें सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? तो मैंने डायग्राम बनाया, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि जैसे मानव शरीर के भीतर अलग अलग अंग है, ये हार्ट है, ठीक है, ये यहाँ लंग्स है, ये स्टोमच है, यहाँ पे ये पैंक्रियाज आता है, ये किडनी आती है, ये यहाँ पे, हालांकि हम यहाँ लगा देते हैं यहाँ। तो ये अलग अलग पार्ट है, ये ब्रेन है। तो ये अलग अलग जो अंग है, ये अंग जो अलग अलग है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और हमको पूरे मानव शरीर को आप ऐसा नहीं कर सकते कि हार्ट को अलग से आप अध्ययन करो, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए पूरे शरीर को हम समझना है तो इन अलग अलग अंगों को भी समझना पड़ेगा, और ये एक दूसरे को कैसे इनका प्रभाव डालते हैं उसको भी देखना पड़ेगा, इनकी फंक्शनिंग को भी देखना पड़ेगा, तभी हम मानव शरीर को समझ सकते हैं। मतलब इस पूरी बॉडी को भी, अलग अलग पार्ट को भी एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं इसको भी। और मानव के भीतर जो ये अलग अलग अंग है, जैसे हार्ट है, उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। मतलब एक तो काम स्पेसिफिक है, बाकी काम छुपे हुए हैं। जैसे ब्लड का पंप करना, ये स्पेसिफिक काम है। ये लंग्स है, तो मैं सांस ले रहा हूँ, तो एक काम स्पेसिफिक है कि ये ऑक्सीजन विनिमय यहाँ पे होता है। पैंक्रियाज स्पेसिफिक काम है कि ये इंसुलिन और दूसरे तरह के हार्मोन्स का जो है माध्यम से काम करता है। किडनी एक स्पेसिफिक काम है कि ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। लेकिन किडनी के दूसरे भी काम है,
जैसे ये ताप नियंत्रण करता है, किडनी जैसे ये पीएच को कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे दूसरे भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए किडनी खराब हो जाए, ये किडनी काम करना बंद कर दे, तो उसका प्रभाव दूसरे सारे उस पे आ जाएगा, पेंक्रियाज पे भी आ जाएगा, स्प्लीन पे भी आ जाएगा। आपको पता ना कि ये हो जाता है तो ये सारे डिस्टरबेंस पैदा हो जाते हैं। तो एक अंग भी अगर कहीं मिस्टेक्स हुआ तो व्यवस्था खराब हो जाती है। ऐसे ही प्रशासन को भी, अब हम प्रशासन में लेके आते हैं, ऐसे ही प्रशासन को भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ के देखते हैं कि ये जो है प्रशासन में, ये आपका सचिवालय है, ये निदेशालय है, ये मंत्रालय है, ये विभाग है, ये निगम है, ये आपका कंपनी है, इसी तरह से पंचायत है। ऐसे अलग अलग भागों में बांट करके आप देखते हो तो आप प्रशासन को नहीं समझ सकते। समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो विशिष्ट प्रकार की संरचना है, ये एक-एक संरचना, इनका प्रकार्य क्या है और ये प्रकार्य एक दूसरे संरचनाओं को कैसे प्रभावित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा-सा मुझसे कनेक्ट करेगा, काफ़ी टफ टफ तो नहीं है, थोड़ा उलझ जाता है समझाते समय ये थ्योरी, कि जैसे कानून व्यवस्था है। ये किसका काम है? पुलिस का काम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पुलिस सही से काम नहीं करे, मतलब कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं रहे, तो क्या होगा? तो उसका प्रभाव जो है राजस्व प्रशासन पे भी पड़ने वाला है। कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो उसका प्रभाव जो है इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉरपोरेशन या निगम या कंपनी पे भी पड़ेगा। तो बेसिकली कानून व्यवस्था, पुलिस ने सही काम नहीं किया तो प्रभाव दूसरी जगह हुआ, हो सकता है प्रभाव पूरे सिस्टम पे भी हो जाए। तो कानून व्यवस्था जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक संरचना है, ये इसका विशिष्ट कार्य है, ये इसके दूसरे कार्य है और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो हम लोक प्रशासन को एक सही ढंग से समझ सकते हैं। तो लोक प्रशासन को अभी तक समझने का जो नजरिया था पहले कि ये क्लासिकल अप्रोच है, ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, ये एक अन्य दृष्टिकोण दे रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कि आप प्रशासन को भी आप इसी दृष्टिकोण से समझे। अब आप कैसे समझे, तो फिर थोड़ा सा और हम जाते हैं कि जैसे हमने बताया कि समाज में स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं, जैसे मानव शरीर के अंदर अंग और अंगों के कार्य होते हैं, उसी प्रकार से जो प्रशासन है उसमें भी संरचना और उस संरचना का विशिष्ट क्या होता है, प्रकार्य, फंक्शंस। मतलब फंक्शंस को हम कार्य नहीं कह रहा, प्रकार्य क्यों कह रहा है ये भी समझने की जरूरत है। तो प्रशासन के भीतर ये दोनों चीजें होती है, स्ट्रक्चर भी होता है और साथ साथ में उसका प्रकार्य मतलब फंक्शंस भी होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि प्रशासन की ये स्ट्रक्चर है और ये उसका फंक्शन है, हम कैसे पता करें? तो फिर अलग-अलग विद्वानों ने कहा कि स्ट्रक्चर वो होती है किसी भी समाज की या प्रशासन की जो जिसमें एक तो जिसमें विशिष्ट प्रकार का प्रकार्य हो, मतलब प्रकार्य युक्त हो। तो प्रकार्य युक्त हो और उनका ऐसा व्यवहार हो जो किसी व्यवस्था को स्थायी विशेषता बन चुकी हो, मतलब वो उस व्यवस्था की एक स्थायी विशेषता बन चुकी है, मतलब वो एक आइडेंटिफाई है। जैसे मान लीजिए पुलिस प्रशासन, ये संरचना है या नहीं है, तो पुलिस प्रशासन एक स्थायी विशेषता बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो पुलिस व्यवस्था का एक प्रकार्य है और वो लोक प्रशासन का एक स्थायी विशेषता बन चुकी है। तो ऐसी स्थायी विशेषता युक्त व्यवहार जो जो उस व्यवस्था की स्थायी विशेषता बन चुकी है उन्हें हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बेसिकली दो तरह की होती है। ऐसा नहीं कि जो दिखती है, जैसे हमने कहा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, सचिवालय है, पंचायत है, न्यायपालिका, यही स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रक्चर ऐसी भी होती है जो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होती है, मतलब जो नॉन विजिबल होती है। जैसे पावर, जैसे ऑथोरिटी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कंट्रोल। अब मुझे पता नहीं आप कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ। और मैं जो नोट्स इसके पूरे बना चुका हूँ, मेरी ऐप पे अपलोड कर दूंगा मैं ये, तो इन्हें जब आप पढ़ोगे तो और भी बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि ये मॉडल है। फिर लिखना क्या है ये भी आप समझ जाओगे। तो हो क्या रहा है कि इसकी जो है ऐसे भी संरचना होती है जो दिखती नहीं है, मतलब संरचना
उन विशिष्ट व्यवहारों को कहते हैं जो किसी सिस्टम की स्थायी विशेषता बन चुकी है। जैसे न्यायपालिका है, जैसे मंत्रालय है, जैसे सचिवालय है, निदेशालय, ऐसे जैसे अथॉरिटी है, जैसे कंट्रोल है। अब कंट्रोल दिखता नहीं है लेकिन ये एक स्थायी विशेषता है। जैसे अकाउंटेबिलिटी दिखती नहीं है लेकिन स्थायी विशेषता है। तो जो नहीं दिखता, पावर दिखता नहीं है लेकिन ये प्रशासन की खास चीजें के बिना पावर कुछ होता नहीं है। तो संरचनाएं दो तरह की होती है प्रशासन में, एक होती है विजिबल, एक होती है नॉन विजिबल। जो विजिबल संरचना होती है उन्हें हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं, ध्यान देना, उन्हें हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रत्यक्ष या साकार संरचना। और जो नॉन विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें एनालिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए आपको पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताइए कि सर स्ट्रक्चर जो है किसी व्यवस्था की ऐसा व्यवहार युक्त, ऐसा ऐसा प्रकार्य और व्यवहार युक्त विशिष्ट इकाइयां होती है जो उस व्यवस्था की स्थायी विशेषता बन चुकी है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक दिखने वाले, एक बिना दिखने वाले। दिखने वालों को हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं और नहीं दिखने वाले को हम एनालिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दो तरह की आपने ये बता दिया स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में स्ट्रक्चर क्या है और लोक प्रशासन में स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो ये आधा पार्ट हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये आधा पार्ट को लेते हैं। प्रकार्य क्या है, फंक्शंस। तो फंक्शंस का मतलब वर्क नहीं है कि आप कहो कि फंक्शन मतलब कार्य, कि उसका ये कार्य है। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, विशेषकर टोलकट पार्सन कहता है कि प्रकार्य का मतलब सिर्फ कार्य नहीं है, बल्कि प्रकार्य का मतलब ऐसे योगदान है जो संरचना को बनाए रखने या उसको विकसित होने में मदद करते हैं। मतलब ऐसे योगदान, उस संरचना के द्वारा किए जाने वाले ऐसे एक्ट जो उसको बनाए रखने वाले या उसको विकसित होने में मदद करते हैं, या जो उसको पहचान दिलाते हैं, जो उसकी पहचान बनी हुई है उसको मजबूत करते हैं, दिलाते नहीं। अब आप उसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम शरीर से लेते हैं कि किडनी का प्रकार्य है वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना है, ठीक है। और एक दो और चीज है कि वो कुछ जो है यहाँ पर जो है वो कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है और दूसरे काम भी करती है, किडनी ये काम करती है। तो इस चीज को बनाए रखने का जो काम वो कर रही है वो उसका प्रकार्य है। अब किडनी काम तो हो सकता है अंदर बहुत सारी चीजें कर रही हो, एक बार जाता है एब्जॉर्ब करता है, पचासों चीजें कर रही हो, लेकिन वो सारे जो काम कर रही है वो प्रकार्य नहीं है, वो विशिष्ट काम है जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मददगार है। ऐसे समाज में होता है, ऐसे प्रशासन में होता है। प्रशासन में कैसे, जैसे इसको प्रशासन में समझो कि प्रशासन में प्रकार्य कैसे, जैसे पुलिस वाला उदाहरण ही लीजिए। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, अगर ये काम हो रहा है और इससे जुड़े हुए जो दूसरे काम हो रहे हैं वो सारे प्रकार्य हैं। स्कूल का काम है शिक्षा देना, तो जो शिक्षा देना है वो उसका प्रकार्य है, लेकिन स्कूल में हो सकता है बाबू का काम भी हो रहा हो, स्कूल में हो सकता है दूसरे तरह के मिड डे मील का काम भी हो रहा है, तो वो प्रकार्य में से नहीं होगा शामिल। कहने का मतलब है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रक्चर है और उसका ये एक प्रकार्य है, ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया, बहुत इजी है, थोड़े शब्दों का जाल ज्यादा हार्ड है। अब ये जो फंक्शंस है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो रॉबर्ट मर्टन नामक एक विद्वान था, है ना, उन्होंने कहा कि प्रकार्य है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैनिफेस्ट, दूसरे होते हैं लेटेंट। बहुत इजी है। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। मतलब ये मैनिफेस्ट प्रकार्य वो होते हैं जो दिखते हैं, जो वो संरचना जानबूझ के करती है, इच्छा से करती है कि ये तो मैं करूं ही। जैसे विद्यालय में प्रकार्य क्या है, शिक्षा देना, तो ये शिक्षा देना जानबूझ के किया जाने वाला प्रकार्य है, ठीक है ना। तो ये जानबूझ करके किया जाता है, इच्छा से करते हैं कि हम बेहतर शिक्षा दें। लेकिन विद्यालय के कुछ ऐसे भी प्रकार्य है छुपे हुए जो सामने नहीं आते हैं। जैसे
वहां पे सामाजिकरण होता है, वहां विद्यार्थियों के बीच मित्रता भी होती है, वहां अनुशासन भी सीखते हैं। तो दूसरी जो चीजें हो रही है ये इस तरह के, ये भी प्रकार्य है, लेकिन ये दिखते नहीं है, ये प्रकट नहीं होते। एक चीज तो ये, एक चीज ये होते हैं कि किसी संरचना के आवश्यक प्रकार्य की, ये तो जरूरी है। एक होती है पूर्व आवश्यक प्रकार्य, जैसे पुलिस का आवश्यक प्रकार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। लेकिन पुलिस के लिए मानव संसाधन भी चाहिए, वित्त भी चाहिए, और आपका एकेडमिक ज्ञान मतलब कानून भी चाहिए। ये उसके लिए पूर्व शर्त है। तो ऐसे भी वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप मत पढ़िए, आप सिर्फ मर्टन का ये जो वर्गीकरण है इतना रखिए। दूसरी खास बात, ये जो प्रकार्य है फंक्शंस, ये दो तरह के काम या दो तरह की इनकी विशेषताएं जरूर होती है। ये जरूर, ये पहले बता देना था वैसे मुझे। इनकी विशेषता क्या होती है, जैसे मैं आपको वापस इस एग्जांपल से समझाता हूं, आप थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा कि ये मेरा लंग्स है। इस लंग्स का जो काम है वो ऑक्सीजन विनिमय यहाँ वो लंग्स करता है, तो ये इसका है। लेकिन मान लीजिए, या हार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, या है ना, हार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पंप करता है और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। लेकिन अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो क्या होगा? मान लीजिए कि हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम होगी तो बीपी कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी तो क्या होगा? दूसरे अंगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सीधे सीधे तौर पर। कुछ अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जैसे हार्ट का सीधा प्रभाव पड़ना है किडनी पे, क्योंकि किडनी जो पूरा का पूरा जो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है, उसमें बीपी का होना जरूरी है, तो वो काम करना बंद कर देगी। फिर ये पूरा का पूरा और ज्यादा काम किया तो पूरा का पूरा डंप गया। ऐसे ही सेम इसी तरह से इसमें दो चीजें हुई यहाँ पे, मतलब यहाँ हार्ट और किडनी आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और हार्ट पूरी बॉडी को भी प्रभावित करता है। दो चीजें हुई। इसी तरह से किसी भी संरचना का जो प्रकार्य है, वो एक तो होता है उसमें अंतर्निर्भरता, मतलब वो दूसरी संरचनाओं पर प्रभाव डालता है, और हमको जब भी प्रशासन को समझना हो तो हमको वो दूसरी संरचनाओं पे क्या प्रभाव डालता है इसको भी समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या प्रभाव किस संरचना पे डालता है। जैसे हार्ट ने सबसे ज्यादा प्रभाव किडनी पे डाला, हार्ट ने सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रेन पे भी डालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ रुकेगी तो सबसे पहले यहीं से जाएंगे। अब चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं तो कनेक्ट कर पा रहा हूं इसे। तो इसी तरह से कोई संरचना जिसका ये एक विशिष्ट प्रकार्य है, जैसे पुलिस एक संरचना है, उसका कानून व्यवस्था बनाए रखना विशिष्ट प्रकार्य है, लेकिन इसका सीधा संबंध किससे होगा? कानून व्यवस्था का। तो आप बता सकते हो भाई, कानून व्यवस्था का सीधा संबंध है वो होगा एक तरह से वहां के विकास प्रशासन से, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो विकास योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होगी। या कानून व्यवस्था का सीधा संबंध है इन्वेस्टर्स से, आपने ये बताया। लेकिन कानून व्यवस्था एक तरह से पूरी व्यवस्था का भी बेस है, तो पूरी व्यवस्था के लिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेस है, और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कैसे बेस है। तो हम दो तरह से इसको देखें। इसी तरह से आप इसको भी देखेंगे कि जो फंक्शंस है उसमें एक तो होती है इंटरडिपेंडेंसी, मतलब अंतर्निर्भरता, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव। प्रभाव मतलब पूरी व्यवस्था को प्रभावित कैसे करते हैं, और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक प्रकार्य दूसरी संरचना या प्रकार्यों को कैसे प्रभावित करता है। ये चीज भी प्रकार्य के संदर्भ में आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको संरचना के बारे में बताया था, अब आपसे मान लो क्वेश्चन सिर्फ फंक्शंस पे आए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में फंक्शन क्या है, तो तीन चार पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नंबर एक पॉइंट, फंक्शंस जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, जो फंक्शंस जो है वो उस व्यवस्था को बनाए रखने और उसके स्थायित्व में योगदान देने वाले एक्ट हैं। नंबर एक बात क्लियर हो गई। नंबर दूसरी बात, जो फंक्शंस है उनमें दो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, एक है इंटरडिपेंडेंसी, दूसरी है इन्फ्लुएंस।
इंटरडिपेंडेंसी से तात्पर्य है एक प्रकार्य दूसरे प्रकार्य या संरचना को कैसे प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस का तात्पर्य है पूरे के पूरे प्रशासन को या व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रकार्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका लेटेंट और एक होता है मैनिफेस्ट। मतलब एक होते प्रकट जो मूल काम है और दूसरा होता है अप्रकट जो उसका साइड का मतलब मूल के बाद में अन्य बाई प्रोडक्ट एक्ट है। जैसे विद्यालय का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप किसी का भी दे सकते हो। 3 पॉइंट में प्रकार्य की बात आ गई, 3 पॉइंट में स्ट्रक्चर की बात आ गई। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये कहता है कि अगर आपको लोक प्रशासन को समझना है, किसी भी देश के लोक प्रशासन को या प्रशासन को समझना है, तो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका आपको गहराई से पता होना चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो आप उस प्रशासनिक व्यवस्था की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से आप उसके लिए मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये समाजशास्त्र से आया हुआ मॉडल पॉलिटिकल साइंस में लागू हुआ। जैसे विधायिका कार्यपालिका वहां राजनीति की बात होती, पॉलिटिकल साइंस से ये लोक प्रशासन में FW रिक्स लेके आते हैं और कहते हैं कि हमको अगर हम थाईलैंड की व्यवस्था को समझना है तो थाईलैंड की व्यवस्था में जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस है वहां वो कैसे बनी और कैसे प्रभावित करती है, हमको उस परिप्रेक्ष्य में इसे देखना चाहिए, ना कि इसे अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये बात कहता है कौन? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मुझे लगता है लगभग लगभग आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लेते हैं, वो लेते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच का रिश्ता क्या हो। मतलब दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है, रिलेशन रिलेशन ये क्या हो। तो इसमें 3 स्थितियां बन सकती है। एक स्ट्रक्चर एक विशिष्ट फंक्शन करे, जैसे पुलिस कानून व्यवस्था करे। एक स्ट्रक्चर कई फंक्शन करे, जैसे जिला प्रशासन कई तरह के फंक्शन करता है, कानून व्यवस्था भी करता है, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सब चीजें। एक फंक्शन को कई स्ट्रक्चर करे, ये भी तो हो सकता है कि एक ही फंक्शन को कई स्ट्रक्चर करे। जैसे शिक्षा, स्कूल भी करती है शिक्षा देने का काम, समाज भी करता है, परिवार भी करता है, सोशल मीडिया भी करता है और दूरसंचार की ये मीडिया भी करता है। तो एक ही काम को कई संस्थाएं या कई स्ट्रक्चर करें। तो इस आधार पर अगर एक स्ट्रक्चर मल्टी फंक्शन करता है, जैसे डीएम का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो इसे कहा जाता है मल्टी फंक्शनलिटी, बहुप्रकार्यता। नोट कर लीजिए अगर एक सवाल आता है बहुप्रकार्यता क्या था, तो प्रकार्य में बहुप्रकार्यता क्या है? जब एक संरचना कई तरह की काम करे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्लियर है? जब बहुत सारे स्ट्रक्चर एक काम को करे, मतलब एक काम को एक काम को करने वाले कई स्ट्रक्चर हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया शिक्षा, तो शिक्षा के लिए आप विद्यालय की भी हो सकता है, शिक्षा के लिए परिवार भी हो सकता है, शिक्षा के लिए और भी मैंने आपको बताया मीडिया भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चरलिटी, बहुसंरचनात्मकता। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में 2 टर्म और आती है, मल्टी फंक्शनलिटी एंड मल्टी स्ट्रक्चरलिटी। आपको पता होना चाहिए। अब हर स्ट्रक्चर फंक्शन ही करे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर फंक्शन की जगह डिसफंक्शन करता है। अब ये डिसफंक्शन क्या होता है, आपसे पूछ ले कि डिसफंक्शन क्या है। डिसफंक्शन बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उस संरचना या व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे फंक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसे भी किए जाते हैं जो
नकारात्मक तौर पर करते हैं। जैसे भारत में ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म से ग्रसित है। अब रेड टेपिज्म फंक्शन है या डिसफंक्शन? तो ये इसका डिसफंक्शन है। अब भारत में ब्यूरोक्रेसी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए करप्शन का रास्ता खोल देती है। ये क्या है? डिसफंक्शन। तो डिसफंक्शन ऐसे प्रकार के एक्ट होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो व्यवस्था पर नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें ऐसी हो। एक चीज और भी है, रिक्स ने किसी समाज के 5 प्रकार बताए समाज के। तो कभी पूछ ले, वैसे तो संभावना क्योंकि रिक्स है, उन्होंने कहा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये 5, 3 तो है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो बताते हैं कम्युनिकेशन, एक बताते हैं सिंबॉलिक। बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा पूछते हैं, मुख्य परीक्षा में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आप बता सकते हो। तो ये है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया और मुझे अब इसकी बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं इतना लंबा क्योंकि मैं वहां लगभग 1.5 घंटे बताता हूँ, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि काफी समय होगा, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को पूरी तरह से आप टिप्स पे ले लीजिए कि क्या है। विकास समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन, नंबर 1। ये बेसिकली किसी प्रशासन को एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से समझने का उपकरण प्रदान करता है। दूसरी चीज, ये इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होती है उनकी डिटेल से मैंने बताया, वो आप बता दीजिए। कुल मिलाकर के फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि इस पूरी चीज से एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये, कि आप होलिस्टिक दृष्टिकोण से समझते, एक समग्र रूप से समझ पाते हैं। एक एक दूसरे की अंतर्निर्भरता प्रभाव से हम प्रशासन की गतिशीलता को समझ पाते हैं हम इसके माध्यम से। तुलनात्मक लोक प्रशासन में तो साहब इसका महत्व है ही है, ये बता सकते हो। और इसीलिए हम इसको सिस्टम एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी आलोचनाएं करते हैं। बहुत सारी आलोचनाएं हैं, मैंने मेरी बुक्स में लिखा है जो बन रही है उसमें। उसमें एक बड़ी आलोचना ये है कि ये काल्पनिक अधिक है। किसको संरचना कहे, किसको फंक्शंस कहें, कौन तय करेगा? मतलब तय कौन करे, एक तो यह है सवाल। थ्योरेटिकल ज्यादा है, बहुत उलझाऊ है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, जैसे आपको भी दिक्कत हो रही होगी अभी। और ये संघर्ष और परिवर्तन की व्यापक व्याख्या नहीं करता इसकी, ये स्थायित्व की बात ज्यादा करता है। समस्या के समाधान नहीं बताता, समस्या तो बताता लेकिन समाधान नहीं बताता। ऐसे इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लास्ट में मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी भी किया है। लेकिन ये एक नया टॉपिक जुड़ा है इसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मैंने कोशिश की है कि आप समझे, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ेंगे, चीजें देखेंगे तो लगेगा। अगर आप लोक प्रशासन की किसी किताब में या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के फिर मेरा वीडियो देखोगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि मैं समझाने के लिए कितना सरलीकरण करने की कोशिश करता हूँ। कर पाता हूँ नहीं पाता हूँ मुझे पता नहीं, ये तो आपको कमेंट्स में भी लिखना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि किस तरह से। इस पे क्वेश्चंस कई तरह से आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को समझाइए, सिंपल क्वेश्चन है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में संरचनाएं क्या है, लोक प्रशासन में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का वर्णन कीजिए। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम प्रकार्य क्या है और लोक प्रशासन के अलग अलग प्रकार्यों को आप थोड़ा उदाहरण सहित बताइए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का उपयोगिता या उसका विश्लेषण या उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, पता नहीं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई एक नहीं। लेकिन नया टॉपिक है, मैटर नहीं है, काफी मायना रखेगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा काम ये कर ही देते हैं। बाकी आप लोग सीबी कैंपस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और आप कोर्स में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम जूम पे बात करता हूँ, 1 to 1 भी बात करता हूँ, क्लास में भी हम बात करते हैं। तो उस पे एक सतत प्रक्रिया के द्वारा मैं आपके साथ जुड़ा ही रहता हूँ। फिर भी आपको मुझसे कोई मदद चाहिए, मतलब ये तो सीबी कैंपस ऐप तो शायद आपके नीचे चल रहा होगा, आप देख लेना। लेकिन फिर भी आपको मुझसे मदद चाहिए तो मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर देना, 9887898181। मेरा नाम शायद आप सब लोगों को अब तो अनजाना नहीं रहा होगा, डॉक्टर सीबी यादव मेरा नाम है। और आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करेंगे और कुछ नहीं। मैं आपको एक पर्टिकुलर, या तो इसमें जवाब दूंगा या मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताऊंगा जिसमें हम बात भी कर सकते हैं।
तो अभी यूनिवर्सिटी की अभी समर वेकेशन चल रही है, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में बुला लेता हूँ। अन्य जगह भी मैं ज़रूरत पड़ने पे बुला लूँगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करो और इस तरह के वीडियोज़ को थोड़ा देखा करें, है ना? इनको थोड़ा शेयर भी कीजिए क्योंकि मैंने विद्यार्थियों का ट्रेंड देखा है कि वो फालतू की चीज़ें जब ज्ञान बाँटने वाली ऐसी होती है, उसको तो खूब देखते हैं। ये जो मेहनत की चीज़ जो उसके काम की है, रियल काम की, उसको वो नहीं देख रहा होता है। तो इसमें भी थोड़ा सुधार कीजिए, कमेंट लिखिए, कमेंट भी ज़रूरी होता है क्योंकि उससे एक फीडबैक मिलता है। आपको क्या चीज़ ठीक लगी, कहाँ क्या पढ़ा, लिख दीजिए क्योंकि वो लिखा हुआ रहता है तो मेरे पास एक फीडबैक आता है। चलिए अभी इतना ही काफ़ी लंबा हो गया, फिर हम किसी एक दूसरे लेक्चर में किसी अन्य मुद्दे पर फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।